If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे, डिराइव्ड यूनिट से पढ़ेंगे, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स का। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और अगर आप ये वीडियो अब देख रहे होगे तो शायद अभी तक लॉन्च हो गया होगा, शायद जब तक ये वीडियो आएगा वो लॉन्च हो गया होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एनरोल कर सकते हो। उसमें बच्चों आप लोगों को क्लास 9th का केमिस्ट्री पूरा बेसिक से बेसिक चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, मतलब 10th के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। बिकॉज 9th में ऐसा होता है ना, बेसिक चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगी तो 10th में जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। बिकॉज 10th में टीचर्स रिपीट नहीं करते हैं बच्चों, याद रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लिंक से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, अच्छा, अभी इससे पहले बच्चों हम लोग पहला पार्ट में देखे थे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, जो टोटल 7 होते हैं। पढ़े थे ना हम लोग, लेंथ के बारे में, मास पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। आप लोग देखना आपके नोट्स में आप लोगों को दिख जाएगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। हम लोग मतलब फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके डिराइव यूनिट हम लोग मतलब ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट किससे बनता है? फंडामेंटल यूनिट से बनता है। अब जैसे कि यहाँ पर है एरिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है डिराइव्ड यूनिट के। ठीक है, तो ये सब जो है वो एग्जाम्पल्स है किसके? डिराइव्ड यूनिट के। ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, बिकॉज यूनिट ये है, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम है, मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यूनिट्स ये सब है, ये सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब डिराइव्ड यूनिट है। ये यूनिट को हम कैसे बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कैसे? देखो एग्जाम्पल देखिए, मैं समझाती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एरिया दिख रहा है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लो, स्क्वायर का लोगे तो साइड इंटू साइड, मतलब सब में लेंथ ही लेंथ होता है ना। अच्छा, लेंथ को हम किस में नापते हैं? लेंथ आप लोग पढ़े थे, एक फंडामेंटल यूनिट है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी था। और फंडामेंटल यूनिट इसका होता है क्या? मीटर होता है। क्या होता है इसका फंडामेंटल यूनिट? मीटर। समझ में आया? ये एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों। लेंथ जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद रखना। क्लियर? तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। वैसे ही ब्रेड्थ बच्चों, ब्रेड पे तो आप लंबाई ही, मतलब वो डिस्टेंस ही तो नापोगे, तो इसका भी क्या होगा? मीटर ही होगा। तो ये मीटर आप लोग याद करो, आप लोग फंडामेंटल यूनिट जो पढ़े थे, फंडामेंटल यूनिट में या फिर क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी में आप लोग लेंथ पढ़े थे। ठीक है, और उसका फंडामेंटल क्वांटिटी में आप लोग लेंथ पढ़े थे, आप लोग मास पढ़े थे, आप लोग टेम्परेचर पढ़े थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ पढ़े थे। टोटल 7 होता है ना। अच्छा, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। वो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, वैसे ही मास का होता है केजी, तो केजी है फंडामेंटल यूनिट। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन है फंडामेंटल यूनिट। तो यहाँ पर देखो ये फंडामेंटल यूनिट है दोनों, तो फंडामेंटल यूनिट से बनता है डिराइव्ड यूनिट। तो मीटर स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि हम इसको डिराइव किए हैं, फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके हम इसको डिराइव किए हैं। क्लियर? वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सब तो डिस्टेंस ही है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। यहाँ पर सब डिराइव्ड यूनिट के एग्जाम्पल आप लोग पढ़ोगे। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। देखो डेंसिटी, अभी अगर आप लोगों को ये यूनिट्स याद नहीं होता है ना, तो आप लोग फॉर्मूला अगर याद होगा तो यूनिट बना लोगे। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। आप लोग पढ़े हो फंडामेंटल यूनिट में इसका। वॉल्यूम का भी जस्ट मैं आप लोगों को बताई थी, मीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम की जगह पे डाल दो मीटर क्यूब, तो बन गया ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया केजी बाय मीटर क्यूब। और ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि हम लोग इसको डिराइव किए हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर पर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर नीचे में था तो एम क्यूब, ऊपर आया तो एम टू द पावर -3। आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हो, ठीक है, तभी बताने का दरकार ही नहीं है। वैसे ही वेलोसिटी है, फोर्स है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ आपको लिख लिख के बता रही हूँ। वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी स्पीड एक बार के लिए आप लोग सेम समझो। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट होता है, पर ठीक है, एक बार ये आप लोग समझो, डिस्टेंस बाय टाइम।
अच्छा, ये डिस्टेंस मतलब वही दूरी नाप रहे हैं तो उसका एसआई यूनिट मीटर, देखो ये फंडामेंटल यूनिट आ गया। टाइम खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया व्हाट, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक डिराइव यूनिट हो गया क्योंकि हम इसको डिराइव कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके। फिर एक्सेलरेशन का बात करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का भी आप लोग जस्ट पढ़े हो मीटर बाय सेकेंड, और टाइम का सेकेंड होता है तो उसको नीचे ही लिख दो, ये हो गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन का भी यूनिट मिल गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और क्या है, फोर्स है, वर्क है। चलो पहले फोर्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माँ M इंटू ए, फादर इज इक्वल टू मदर, मतलब माँ M इंटू ए, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट होता है क्या, केजी। एक्सेलरेशन का जस्ट अभी पढ़े हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ मास, जिसको आप लोग न्यूटन भी लिख सकते हो, और न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन याद रखना, न्यूटन मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि नहीं लिखी हूँ, ठीक है। अच्छा, वर्क और एनर्जी, देखो मैं आपको वर्क का बता दूं। वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला से आप लोग यूनिट बना रहे हो। फोर्स का होता है अभी क्या, ये पूरा लिख दूं क्या, चलो ये लिख देती हूँ। फोर्स का होता है केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वही डिस्टेंस ही नापोगे तो ये मीटर में जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर बाय सेकेंड का स्क्वायर। और आप लोग इसकी जगह पे सिंपली आप लोग जूल लिख सकते हो। तो वर्क और एनर्जी का ये होता है यूनिट, आप लोग ऐसे डिराइव कर सकते हो। क्लियर। वैसे ही पावर है, पावर ही बता देती हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का भी जस्ट क्या निकाले हो, जूल, बाय टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग वॉट भी लिखते हैं, इसके जगह पे आप लोग वॉट भी लिख सकते हो। और जो मैं यहाँ पर आपको बताई सेम वही चीज़ दिया है। फ्रीक्वेंसी का बता देती हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब वही टाइम, मैं टाइम पीरियड पूरा लिख रही हूँ। तो 1 बाय सेकेंड, क्योंकि टाइम का होता है सेकेंड, तो सेकेंड इन्वर्स हो गया। और हम लोग एक चीज़ इसको और लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स लिखते हैं बच्चों, हम लोग यूनिट हर्ट्स लिखते हैं। एक मिनट, तो आप लोग 1 बाय सेकेंड की जगह पे हर्ट्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये एच स्मॉल एच है, हर्ट्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये इसका सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, करंट सेम है, और ये हो गया सेकेंड। तो बच्चों एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हो, और इसका एक और है, एम्पियर सेकेंड नहीं लिख के आप लोग डायरेक्ट कूलम लिख सकते हो। तो इसका कैपिटल सी होता है क्या, इसका सिंबल होता है। चार्ज का कैपिटल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ये सब ऐसा ही यूनिट मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा ऐसा ही यूनिट है। ये जितना भी हम लोग यूनिट यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब इसके ऐसा ही यूनिट है, ये सब ऐसा ही यूनिट्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स। हम लोग जब भी यूनिट्स लिखते हैं तो क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स को फॉलो करना रहता है, या जो भी है हम लोग वो चीज़ देखेंगे। देखो ये आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो, ये जो गाइडलाइंस है ना, पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला रूल है, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी यूनिट से, मतलब कोई भी यूनिट अगर आप लिख रहे हो, अगर वो कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं लिखा गया है या नहीं रखा गया, बिकॉज पहले क्या था ना, साइंटिस्ट लोग अपने नाम के हिसाब से ही वो लोग यूनिट का नाम रख देते थे। पर अगर कोई साइंटिस्ट के ऊपर नाम नहीं है तो जो सिंबल हम लिखते हैं यूनिट का, वो स्मॉल लेटर पे लिखा जाता है। लाइक मीटर, कोई साइंटिस्ट नहीं था मीटर, ठीक है, तो इसका जो हम लोग सिंबल लिखते हैं मीटर, क्योंकि मीटर भी तो यूनिट ही है, लेंथ का मीटर होता है ना, तो मीटर भी यूनिट है, तो इसका सिंबल जब लिखेंगे उसको स्मॉल में लिखेंगे। किलोग्राम का, केजी का, ये सिंबल भी स्मॉल में है, तो ये सब को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सेकेंड लिखते हैं, तो बच्चों सेकेंड जो है वो भी कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं है, तो इसका भी सिंबल हम लोग स्मॉल एस लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटन विथ फर्स्ट लेटर ऑफ हिज नेम इन इज कैपिटल। मतलब यहाँ पर बोल रहा है, या इन कैपिटल होगा, वही मैं सोचूं रॉन्ग क्यों लग रहा है पढ़ने में। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब कोई यूनिट है, यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, ठीक है। जैसे कोई साइंटिस्ट अपने नाम के हिसाब से ही यूनिट का नाम दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या है ना, जैसे कि मैं न्यूटन का बात करी,
अगर मैं यहाँ पर न्यूटन का नाम लिख रही हूँ, मतलब यूनिट में न्यूटन का नाम लिख रही हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। जब मैं उसका नाम लिख रही हूँ, फोर्स का यूनिट का जब मैं नाम लिख रही हूँ, अगर मैं न्यूटन का पूरा नाम लिख रही हूँ तो n वहाँ पर स्मॉल होगा, लेकिन वही अगर मैं न्यूटन का सिंबल दूंगी तो n को कैपिटल में लिखूंगी। समझ में आया? अब जैसे कि जूल एक साइंटिस्ट था, तो हम लोग को पता है कि जो SI यूनिट होता है वर्क का या फिर एनर्जी का, वो जूल होता है। तो जब हम SI यूनिट में उसका नाम लिखेंगे तो हम लोग उसको वहाँ पर J को छोटा लिखेंगे, बट जब सिंबल इसका लिखेंगे तो J कैपिटल हम लोग लिखेंगे। ये हम लोग कब करेंगे, जब हम SI यूनिट्स लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई नाम बोलेगा ब्लैक बोर्ड में जाके व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट, तो आप लोग वहाँ पर उसका J छोटा लिख के आओगे, नहीं, ठीक है। वैसे ही देखो कूलम, वो साइंटिस्ट के ऊपर था, तो यहाँ पर C छोटा है जब उसका नाम लिखे एज अ यूनिट, बट यहाँ उसका स्टार्टिंग वाला कैपिटल है। वोल्ट, ये भी साइंटिस्ट का नाम था, तो जब वोल्ट लिखते हैं तो V छोटा लिखते हैं जब हम उसका यूनिट का नाम लिखते हैं, पर उसको सिंबल में हम लोग ऐसे लिखते हैं। हर्ट्स का देखो ये H कैपिटल है, ये फ्रिक्वेंसी का है। पास्कल देखो P कैपिटल A छोटा, मतलब स्टार्टिंग वाला एकदम कैपिटल में लिखा गया है। ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देन the full name of the unit, irrespective of the fact whether it is named after a scientist or not, is always written with a lower initial letter. इसका मतलब है कि कभी भी आप लोग कोई भी यूनिट का नाम लिखते हो, पूरा नाम जब लिख रहे हो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हो ना हो, जब भी हम उसका नाम लिखते हैं तो स्टार्टिंग का लेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, चाहे साइंटिस्ट के ऊपर उसका नाम हो चाहे ना हो। जैसे कि मुझे मीटर लिखना है, आप लोगों को पता है मीटर तो कोई साइंटिस्ट के ऊपर का नाम नहीं है, लाइक साइंटिस्ट का किसी का नाम नहीं था कि हम लोग साइंटिस्ट के हिसाब से ही नाम आया है मीटर, नहीं। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे, नाम जब पूरा लिख रहे हैं स्पेलिंग, तो उसका एम छोटा होना चाहिए। कोई भी, जैसे न्यूटन भी लिख रहे हैं तो एन छोटा, जूल भी लिख रहे हैं तो जे छोटा, कैपिटल से नहीं लिखा जाता है, ये रूल है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगी वॉट, ठीक है, तो जैसे कि ये है पावर का होता है ना, वॉट होता है पावर का। अब ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, सिंबल तो चलो कैपिटल W जाएगा, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो W छोटा। मीटर कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं है, लेकिन जब हम लोग को नाम लिखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, तो M को हम लोग स्मॉल लिखेंगे। अगर मैं कैपिटल लिख के कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रूल में नहीं है। जो रूल है वो रूल है, देखो। अ कंपाउंड यूनिट इज रिटन आफ्टर पुटिंग अ डॉट, क्रॉस और लीविंग अ स्पेस बिटवीन द टू सिम्बल्स। कंपाउंड यूनिट मतलब ऐसे, जैसे कि मैं वर्क का आपको यूनिट पूछी, पहले तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है क्या, SI यूनिट न्यूटन, और सेकंड बोल रही हूँ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर ऐसे लिखी, मैं क्या कि थोड़ा सा स्पेस दे के लिखी हूँ, न्यूटन मीटर, ठीक है, ऐसे लिखी हूँ। चाहोगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ये कंपाउंड यूनिट कहलाता है, मतलब एक से ज़्यादा यूनिट है इसमें। न्यूटन डॉट मीटर है, या फिर न्यूटन इंटू मीटर है, या फिर डायरेक्ट NM, थोड़ा सा स्पेस देना, ऐसा नहीं कि दूर दूर आप लोग उसको खड़ा कर दोगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको चार्ज का बोली थी, चार्ज का होता है करंट इंटू टाइम, ओके, तो करंट का एम्पियर होता है, इसका होता है टाइम का सेकंड। तो आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो, बट बेसिकली हम लोग उसको कूलम लिखते हैं, तो ये ए डॉट भी कर सकते हो, इंटू भी कर सकते हो, जो भी, ठीक है। अ यूनिट इन इट शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल। अगर आप लोग यूनिट को लिख रहे हो तो कभी प्लूरल मत बना देना यूनिट को, ऑब्वियसली जब शॉर्ट फॉर्म, जब उसका सिंबल लिखते हो, जैसे मीटर को आप मीटर लिखे, मैं बोली अगर 200 मीटर है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 200 मीटर्स, ये तो हम लोग जब लिखते हैं तो चलो 200 एक से ज़्यादा नंबर है तो मीटर्स हो गया, लेकिन इसको जब मैं ऐसे सिंबल में लिखूंगी तो 200 मीटर ही लिखूंगी, ये राइट है। यहाँ पर प्लूरल करने का दरकार नहीं, जब आप लोग उसका सिंबल देते हो तो प्लूरल करने का दरकार नहीं है, ये ऐसे मीटर्स नहीं होगा, समझ में आया ना। ये तो लग रहा है मीटर इंटू सेकेंड हो गया है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लूरल मत करना, जब उसको सिंबल दोगे तो प्लूरल मत करना, ठीक है। देन अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विथ मोर देन 1 प्रीफिक्सेस। डेफिनेटली जब भी हम यूनिट को लिखते हैं तो एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस के साथ हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। देखो इस लाइन का मतलब समझो। अब बेसिकली मैं इसको बता दूं आप लोगों को कि जैसे कि देखना, बहुत बार ना कोई भी क्वांटिटी को हम लोग जब लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड में ना 10 का पावर आता है, तो वो 10 का पावर को हटाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी 2000 वॉट है, ठीक है, तो ये 10 का पावर यहाँ पर आ रहा है, तो 10 का पावर को हटाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 × 10⁻³ वॉट है, इसका मतलब तो ये हो गया 2 × 10⁻³ वॉट, इसको खोलोगे तो यही आएगा।
तो इसको हटाने के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, 2 किलोवाट, क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है कितना, 2। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं ये चीज़ आप लोगों को कहीं पढ़ाई हूँ, ये वाला मैं कहाँ पढ़ाई थी, कहाँ गया, मिलने से ना, पेपर तो मिलने से, अच्छा बुक में दिखा दूँ, चलो बुक में देख लो। हम लोग पढ़े थे ना प्रीफिक्स के लिए, किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। देखो जैसे कि हम लोग किलो यूज़ करते हैं, जब 10⁻³ हमको दिखता है, क्या यूज़ करते हैं, किलो, ठीक है। अगर 10⁻6 कहीं पर दिखेगा तो मेगा, गीगा कब करेंगे, जब कहीं पर 10⁻9 दिखेगा। तो बच्चों ये पावर वाले को हटाने के लिए हम लोग ऐसे प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या चीज़ दिया है, यहाँ पर वही है कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि यहाँ पर 2 × 10⁻³ है, तो 10⁻³ को हटाने के लिए मैं किलो यूज़ कर ली, है ना। तो बच्चों याद रखना कि हम लोग कभी भी अगर यूनिट के साथ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स कोई भी यूनिट के साथ यूज़ नहीं होगा। आप लोग जैसे कि मैं लिखूँगी यहाँ पर 2 किलो मेगा वाट, ये तो यूनिट हो गया, ये तो यूनिट हो गया, वाट यूनिट होता है पावर का, लेकिन ये किलो और मेगा ये तो प्रीफिक्स हो गए दोनों, ये तो 2 प्रीफिक्स हो गए, किलो भी और मेगा भी। सपोज आपके पास ऐसे था 10⁻³ × 10⁻6, 2 × 10⁻³ × 10⁻6 वाट है। तो आप लोग 10⁻³ के लिए मतलब ऐसे किलो और इसके लिए आप लोग मेगा यूज़ करके वाट लगा दिए, नहीं, एक साथ 2 प्रीफिक्स कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कैसे बना सकते हो, 2 × आपके पास ये था ना, आपके पास ये था, इसको आप लोग 2 × 10⁻9 वाट बना सकते हो, और 10⁻9 के लिए हम लोग गीगा यूज़ करते हैं। समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विथ मोर देन 1 प्रीफिक्स, एक ही प्रीफिक्स होना चाहिए। अब क्लियर हो गया, क्लियर तो हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ा वो देख लो, क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पर जैसे कि दिया है द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज 2.5 माइक्रोन, एक पार्टिकल है जिसका साइज दिया है 2.5 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन हम लोग इसको बोलते हैं, ये माइक्रोन है। एक्सप्रेस इट इन मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो बच्चों याद करो, आप लोग पढ़े हो, दूसरा पेन यूज़ करूँ क्या, एक मिनट, आई होप ये ब्लू है, ओके। आप लोगों को पता है 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। देखो ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, हम लोगों को इसको बोल रहा है मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, हमारे पास है 2.5 माइक्रोन, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 2.5 × माइक्रोन की जगह में 10⁻⁻6 मीटर। समझ में आया, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व क्या, इसको इतना ही रहने दो, हो गया आंसर, हुआ। अभी ध्यान से कुछ सब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे इसको। अब जैसे कि यहाँ पर है द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास दिया है 16.00 यूनिफाइड मास, मतलब ये यूनिट है, AMU भी लिखते हैं, ठीक है। मास क्या दिया है 16U, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम लोग, चलो, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना दिया है 16U, ये मेरा U है, ठीक है, ये तो माइक्रोन बन गया मेरे से, 16U, एक ऑक्सीजन एटम का मास दिया है 16U। बोल रहा है फाइंड इट्स मास इन kg, इसको kg में कन्वर्ट करो। तो बच्चों बहुत इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि आप हम लोग पढ़े हैं पहला पार्ट में कि 1 AMU या हाँ 1 AMU था, या फिर सेम 1 यूनिफाइड मास, 1 यूनिफाइड मास होता है 1.66 × 10⁻27 kg। अगर एक एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इतना kg होता है तो 16U कितना kg होगा, डायरेक्ट उसको इंटू करो, है ना। सो मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, बहुत हिल रहा है यार ये, इज इक्वल टू 16 × 1.66 × 10⁻⁻27 kg। मतलब हम लोग सिर्फ इसमें 16 इंटू कर दिए। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक चीज़, एक तरीका है, बता दूं मैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर दिया है 16 इंटू, यहाँ पर जो डेसिमल में दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, लाइक ये 1.66 है तो 166/100 इंटू
10⁻⁻27 kg। अब kg को बार बार लिखना नहीं है, लास्ट में डायरेक्ट लिखना, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा क्या। देखो अब ये 16 हो गया इंटू 166। अच्छा नीचे में है 10⁻2 मतलब 100 है, ऐसे दिया है 10⁻2 इंटू ऊपर में 10⁻⁻27। आप लोग एक्सपोनेंट्स पढ़े हो, अगर ऊपर नीचे बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ये हो गया 16 इंटू 166 इंटू 10⁻⁻27 -2, दैट इज 16 इंटू 166 इंटू 10⁻⁻29 kg। फिर चाहोगे तो इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो आएगा डैश इंटू 10⁻⁻29 kg। आप लोग वैसे भी इसको लिख सकते हो। क्लियर? ओके, तो बच्चों मैं इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करी तो मेरा आया 2656 इंटू 10⁻⁻29 kg। पर हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको ना साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखते हैं, मतलब पॉइंट के आगे में सिर्फ एक नंबर होना चाहिए जो कि 1 और 10 के बीच, मतलब 0 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, मतलब हम लोग को पॉइंट लेके आना है 2 के बाद, ठीक है। अब यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है मतलब पक्का पॉइंट पीछे में, तो हम लोग कितनी बार जंप करेंगे तो हम लोग 2 के पास पहुँचेंगे। 1 2 3, हम लोग 3 बार जंप किए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2.656 इंटू, अच्छा 3 बार हम लोग जंप किए। जब हम जंप करते हैं तो यहाँ पर साथ में 10 टू द पावर जो भी है, ठीक है, इसके साथ में 3 बार जंप किए हैं तो +3, समझ में आया, 3 बार जंप किए हैं तो +3, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -26 kg। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ 2.656 इंटू 10 टू द पावर -26 kg। इसको हम लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट टेक्स 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन। सूरज से अर्थ सरफेस में लाइट आने के लिए लगभग 8 मिनट लगता है। If speed of the light is taken to be 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the distance from the sun to the earth in kilometer। किलोमीटर में सूरज से हमारे अर्थ का डिस्टेंस क्या है हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। अच्छा स्पीड का फॉर्मूला, जिस डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा ना, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। हम लोगों को आंसर लास्ट में किलोमीटर में निकालना था, लेकिन एक बार जो दिया है, बिकॉज यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया है, ये मीटर दिया है, तो एक बार नॉर्मली हम लोग मीटर पर सेकंड है ना, यहाँ पर देखो टाइम भी सेकंड में लिया है, तो 8 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करके पहले सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। स्पीड ऑफ द लाइट कितना दिया है, 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 8 मिनट, 8 मिनट मतलब 8 इंटू 60 सेकेंड, हाँ कि ना, 8 मिनट है, 8 मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, तो 8 मिनट कितना होगा, 8 इंटू 60। अगर मैं 8 मिनट निकालूंगी सेकंड में, है कि नहीं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करते हैं। अच्छा 8 3 24 इंटू ये 6 है, और 6 का 0 यहाँ जाके 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। इन लोगों को इंटू करेंगे, ये 144 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर आया। डिस्टेंस में हम लोग का मीटर में आया। मैं क्या की हूँ, पहले 3 और 8 को इंटू कर दी। 60 से 60 को हमने ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। मैं 6 को पास में ले आई, 10 टू द पावर 8 था, वो 10 के साथ गया तो वो 10 टू द पावर 9 हो गया। अभी मीटर को किलोमीटर में करना है, तो एक काम करते हैं, 144 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हम लोग 1000 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, तो ये हो गया 144 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। पर हम लोग को इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखना है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ये रफ वर्क है। पॉइंट हम लोग को 1 के बाद में लाना है, तो यहाँ पर पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब 4 के बाद होगा, तो कितनी बार जंप करेंगे, तो 1 के बाद आएंगे हम लोग, तो यहाँ से जंप करेंगे 1 बार 2 बार, मतलब हम लोग 2 बार जंप किए। अगर 2 बार जंप किए तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 बार जंप करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर।
ये हो गया बच्चों हम लोगों का आंसर, ये फाइनल आंसर है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। 1 नैनो सेकेंड कितना सेकेंड होता है, आपको पता है नैनो के जगह में कितना इंटू करना है। 1 माइक्रो सेकेंड कितना सेकेंड, 1 मीन सोलर डे कितना सेकेंड, और 1 ईयर में कितना सेकेंड। तो ये सब आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, सब आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5800 एंगस्ट्रॉम, ये जो है ना, ये ए और डिग्री, ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, बोल रहा है एक्सप्रेस करो इसको नैनोमीटर में और दूसरा मीटर में। मतलब ये वेवलेंथ दे दिया है लाइट का, कोई भी लाइट का वेवलेंथ दे दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा इसको देख लो। अब वेवलेंथ हम लोग को दे दिया है, मतलब वेवलेंथ हम लोग को जो दिया है एक बार उसको मेंशन कर लेते हैं। ऑफ लाइट इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, हम लोग को पता है यहाँ पर हम लोग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है ना। मतलब 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। हम लोगों को इतना एंगस्ट्रॉम को किस में करना है, हम लोगों को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना नैनोमीटर होगा, 1/10 नैनोमीटर। अगर 10 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर है तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना नैनोमीटर होगा, 1/10 नैनोमीटर। तो पहला बीट हम लोग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5800 जो एंगस्ट्रॉम दिया है हम लोग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है उसको, ये हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो ये कितना नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 10 को डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, तो ये हो गया हम लोग का 580 नैनोमीटर। हमारा आंसर कितना आएगा, 580 नैनोमीटर। कितना आंसर आएगा, 580 नैनोमीटर। क्लियर, मतलब ये याद रखना, मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बता दे रही हूँ। कभी भी एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने बोलेगा तो डिवाइडेड बाय 10 कर देना। अब सेकंड है मीटर, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो। तो बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इतना होता है। हम लोगों को इतना एंगस्ट्रॉम को मीटर में करना है तो इतना इंटू कर देंगे उसके साथ, है ना। तो 5800, 1 एंगस्ट्रॉम अगर इतना मीटर होता है तो 5800 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, इंटू 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ये 58 है, 58 के साथ 2 0 है, मतलब 10⁻2 है ना। इंटू हम लोग के पास 10⁻⁻10 है, ये हो जाएगा 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। आंसर मैं एक बार चेक कर लूँ हम लोग का सेम आया है कि नहीं। सेम आंसर है, बस वो 5.8 दिया है, 5.8 दिया है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर वो पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन वाला करना है। यहाँ तो हम लोग को पॉइंट कहीं दिख नहीं रहा है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब एक बार जंप करेंगे तो यहाँ पर +1 तो 10⁻⁻7 आ जाएगा, पर ठीक है चलेगा। इसका आंसर ये भी आ रहा है, मैं यहाँ पर ऐसे करके दे देती हूँ, और 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये भी आंसर इसका हो सकता है। क्लियर। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रॉन। बैक्टीरिया का साइज है 1 माइक्रॉन। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रॉन। बैक्टीरिया का साइज दिया है 1 माइक्रॉन। कितना दिया है, 1 माइक्रॉन। बच्चों 1 माइक्रॉन कितना मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। मतलब इतना छोटा, 10⁻⁻6 मीटर छोटा है साइज किसका, बैक्टीरिया का। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। यहाँ पर बोल रहा है कि साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन होता है 10⁻⁻6 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। बोलने का मतलब है कि एक बैक्टीरिया का साइज है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया of size
10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1। मतलब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज इतना, एक बैक्टीरिया का साइज इतना है, उसको मैं क्या की हूँ मीटर में कन्वर्ट कर दी हूँ। मतलब 10⁻⁻6 मीटर साइज है एक बैक्टीरिया का। समझ में आया? 10⁻⁻6 इतना मीटर साइज है एक बैक्टीरिया का। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर लेंथ में कितने बैक्टीरिया होंगे। अगर इतना मीटर लेंथ में एक बैक्टीरिया है तो 1 मीटर लेंथ में कितने बैक्टीरिया होंगे। नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ साइज 1 मीटर, तो 1/10⁻⁻6, 1 ये नीचे चला गया। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 10⁻6 तो हो गया आंसर। अब इसका मतलब हम लोग को ये समझ आ गया कि 1 मीटर साइज वाले कितने सारे बैक्टीरिया हैं, 10⁻6। क्लियर? तूने दिल मेरा तोड़ा, मैंने फेविकॉल से जोड़ा, तेरी याद में जागूं रात भर। ओके, नेक्स्ट। अब है बच्चों लिस्ट काउंट। देखो बच्चों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो लिस्ट काउंट वाला टॉपिक है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप लोगों को ध्यान से क्लास में सुनना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू, गॉज, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। बेसिकली ये 2 ही यूज़ होते हैं। उसका आपको टीचर समझाएंगे प्रैक्टिकल के हिसाब से, तो आप लोगों को वहीं पर उसको समझना पड़ेगा। इसका थ्योरी से ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, याद रखना, वहाँ पर ध्यान देना। बट मैं आप लोगों को बता दूँ लिस्ट काउंट होता क्या है। देखो बच्चों, हम लोग को पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, डेली लाइफ पे भी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो, जैसे कि आपका वॉच हो गया, बीम बैलेंस हो गया, फिजिकल बैलेंस हो गया। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। जैसे कि आप लोगों के पास जो तराजू होता है, जो बीम बैलेंस होता है, उससे हम लोग मास नापते हैं ना। स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग वेट नापते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। घड़ी ले लो, घड़ी से हम टाइम नापते हैं। तो हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और बच्चों याद रखना, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ लिमिट होता है, डेफिनाइट लिमिट फॉर एक्यूरेसी होता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ डेफिनाइट लिमिट फॉर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लिस्ट काउंट। मतलब मिनिमम वो कितना से कितना डेफिनाइट वैल्यू देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिस्ट काउंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से छोटा एक्यूरेट वैल्यू जो आपको मिलेगा। जैसे कि आप लोगों के पास है एक फिजिकल बैलेंस, आप लोग देखे होंगे ना, लैब में तराजू जैसा रहता है। तो वो फिजिकल बैलेंस मिनिमम वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके दे पाएगा। मतलब छोटा से छोटा वैल्यू कितना कम मास को वो मेजर करके एक्यूरेटली दे पाएगा, वो हो जाएगा उसका लिस्ट काउंट। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं स्टॉप वॉच का बात करूँगी, स्टॉप वॉच आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो स्टॉप वॉच जो होता है, जैसे कि अगर स्टॉप वॉच में 10 डिवीज़न है, मैं एक बार आप लोगों को लिख करके बताती। तो ध्यान से देखो, जैसे कि आपके पास एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच टाइम मेजर करता है, आप लोगों को पता है। अब जैसे कि सपोज 0 से 5 सेकंड के बीच में, जैसे कि स्टॉप वॉच है, ये 0 से 5 सेकंड, जैसे कि आप लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करते हो ना। अगर स्टॉप वॉच में 0 से 5 के बीच में ये जो डिवीज़न है टोटल, अगर वो 10 डिवीज़न है, कितना डिवीज़न है? अगर वो 10 डिवीज़न है, ध्यान से सुनो 0 से 5 के बीच में अगर 10 डिवीज़न है तो वो स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग? ये जो 5 है वो 5, मतलब ये जो समथिंग टू समथिंग, इनिशियल से फाइनल, जो भी यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिया है, तो लास्ट वाला जो नंबर होता है ना, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न, ये हो जाएगा 0.5। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.5। मतलब ये 0.5 इसका एक्यूरेट, मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इसका 0.5 सेकेंड होगा, जो कि एक्यूरेट होगा। वैसे ही सपोज हमारे पास एमीटर है जो कि करंट नापता है, ठीक है। और सपोज वो एमीटर, जैसे कि एमीटर ऐसे रहता है, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 है एमीटर में, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये 0 ये एम्पियर में हम नापते हैं ना करंट को, ये 1 एम्पियर है। सपोज 0 से 1 एम्पियर के बीच में टोटल 5 डिवीज़न है। कितना डिवीज़न है? टोटल 5 डिवीज़न है। कितना डिवीज़न है? 5 डिवीज़न है। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा? ये 1 डिवाइडेड बाय 5।
तो 1/5 कितना होता है 0.2, तो इसका हो जाएगा 0.2 एम्पियर। लिस्ट काउंट इसका हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो वही चीज़ बोल रहा है, ऐसे ही निकालते हैं लिस्ट काउंट जो होता है। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना स्मॉलर लिस्ट काउंट निकाल के देगा उतना मोर प्रिसाइज वो मेजरमेंट करेगा, मतलब जितना छोटा से छोटा उसका मेजरमेंट होगा ना उतना सही है वो, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, पर बच्चों बाकी ना आप लोगों को लैब में ध्यान से सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टीचर जो बताएंगे। ऐसा नहीं कि लैब में जाके आप लोग बदमाशी करने लग जाओगे, वो टीचर वहाँ पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वहीं पर वो चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स, मैं अरेंज भी नहीं कर सकती हूँ जो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग यहीं एंड करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग ना ये टाइम का मेजरमेंट, मतलब ये पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेंडुलम और इसका रिलेशन, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सेकेंड्स पेंडुलम, वो सब करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हम लोग अप टू लिस्ट काउंट तक ही करे हैं। आई होप लिस्ट काउंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स को आप लोग नोट डाउन करते रहो, और जो डाउट्स होगा उसको क्लियर करो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।